अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैथ का टॉपिक हमारे सामने उसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस वीडियो के अंदर हम एक फार्मूले के ऊपर बात करेंगे जिसका ताल्लुक जो है वो डिस्टेंस मालूम करने के साथ है। अब यहाँ पर मेरी कोशिश होगी इस वीडियो के अंदर बेसिक लेवल से समझाना शुरू करूँ और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आज का टॉपिक समझ आए। तो डिस्टेंस फार्मूले की अगर बात करूँ तो सबसे पहले बेसिक लेवल से दो सवाल पैदा होते हैं कि सर ये डिस्टेंस फार्मूला होता कैसा है या दिखता कैसा है। पहला सवाल तो ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि सर ये वाला फार्मूला जो जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कहाँ पर डिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले दिखता कैसे डिस्टेंस फार्मूला, तो बाय फेस या एक बार लिखा हुआ देख लेते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला। स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और अंडर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू x2 माइनस x1 यानी कि होल का स्क्वायर, यानी कि ऐसा फार्मूला होता है। वीडियो में आगे चल के आप ये फार्मूला कैसे बनता है जिसका टॉपिक जो कि एक अहम क्वेश्चन बन सकता है आपका पेपर में कि हाउ टू ड्राइव डिस्टेंस फार्मूला, कि इस डिस्टेंस फार्मूले को कैसे बनाया जाता है, तो आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो लेकिन पहला सवाल ये था कि दिखता कैसा है, तो भाई ये ऐसा दिखता है। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये था कि सर ये फार्मूला कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो क्वाड्रेंट्स होते हैं और उन क्वाड्रेंट्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को हो सकता है ये ना पता हो कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, ये क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, और तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं काफ़ियों को ना मालूम हो। तो मैं बेसिक लेवल से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री मैथ की एक ऐसी ब्रांच का नाम है जिसके अंदर हम शेप्स, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे टू डायमेंशनल शेप्स की बात करूँ तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, सर्कल, तो ये तमाम शेप्स हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट के साथ साथ इधर शेप्स की भी बात होगी। तो पहले कोऑर्डिनेट के ऊपर बात कर लेते हैं और उसके बाद इकट्ठा मैं बताऊंगा कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वर्ड यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो कोऑर्डिनेट किसे कहा जाता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सेट। किस चीज़ का सेट? वैल्यूज़ का सेट, ठीक है, या फिर नंबर्स का सेट। यानी कि कोई से भी दो नंबर होते हैं, उन नंबर्स के सेट को या पेयर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब ये नंबर कहाँ पर होते हैं? जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको मिटा लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप क्या करते हो, इस तरह के क्वाड्रेंट्स बनाते हो और उन क्वाड्रेंट्स के दरमियान जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, एक का नाम ए रख दूं मिसाल के तौर पे, एक का नाम बी रख दूं, और इन दोनों के दरमियान जब हम डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कैसे मालूम करेंगे डिस्टेंस? डिस्टेंस मालूम करने के लिए हर पॉइंट की एक लोकेशन या पोजीशन को जाहिर करने के लिए हमें दो नंबर चाहिए होते हैं। पहला जो नंबर होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर जो होता है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह इस पॉइंट बी की भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो नंबर चाहिए होंगे, पहला एक्स एक्सिस वाला और दूसरा वाई एक्सिस वाला। तो बेसिकली ये जो नंबर्स होते हैं या ये जो पेयर्स होते हैं या फिर दूसरे लफ्ज़ों में सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये भी पता चल गया कोऑर्डिनेट्स किसे किसे कहते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे बोला जाता है। अब कोऑर्डिनेट के साथ हमने ज्योमेट्री का वर्ड क्यों लगाया है? बेसिकली इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे इस फार्मूले का तो इस्तेमाल चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये फार्मूला जो बनता है वो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके बनता है। और वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कब हम अप्लाई करते हैं? वो उस वक्त अप्लाई करते हैं जब राइट ट्रायंगल की बात की जाए। तो अब जब राइट ट्रायंगल बन गए तो बेसिकली एक ज्योमेट्री की एक शेप है, और क्योंकि शेप है तो इसलिए इसका ताल्लुक किसके साथ हो गया? वो ज्योमेट्री के साथ हो गया। तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है कि इसके अंदर क्वाड्रेंट्स की भी बात होती है, कोऑर्डिनेट्स यानी कि की भी बात होती है, और शेप्स की भी बात होती है। शेप्स की क्यों बात होती है? क्योंकि ये जो फार्मूला हम बार बार इस्तेमाल करते हैं ये शेप्स से ही हासिल हुआ है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मुझे लगा डिटेल मुझे बतानी चाहिए मैंने बता दी। बेसिकली अब इसको रिमूव करके जब मैं ओरिजिनली आपको ये फार्मूला कैसे बनता है तो उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं।
तो इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। क्वाड्रेंट्स कैसे बनाते हैं, एक लाइन ऐसे सीधी डाल देते हैं, ठीक है, और एक लाइन ऐसे सीधी डाल देते हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट्स में बेसिकली क्वाड्रेंट किसे कहा जाता है, ये भी एक सवाल है, इसके बारे में मैंने बात नहीं की शायद। तो क्वाड्रेंट्स बेसिकली हिस्से का नाम है, जैसे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी हिस्से को बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्यों? तो इस क्वाड्रेंट के अंदर हम 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी मदद से जो है ये फार्मूला हासिल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसको कलर चेंज करके शो करते हैं। यस, एक पॉइंट यहाँ पे शो कर देता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ P और इसका नाम रख देता हूँ Q। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया, क्वाड्रेंट्स अगर मुकम्मल तौर पे बनाएं तो हो सकता है ये कोई मिस्टेक निकाल दे। क्वाड्रेंट्स बनाने के बाद यहाँ पे नाम भी लिखे जाते हैं, जैसे इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं अगर, और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसका एक्स वाई है, तो इस साइड पे जो ये लाइंस जा रही होती हैं उसको हम इधर वाले को x डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इधर वाले को y डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बेसिकली ये चारों होते बराबर हैं, लेकिन इस वाले हिस्से को इसलिए बड़ा किया है क्योंकि इसके अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हम इसके अंदर काम कर रहे होते तो इसको बड़ा कर लेते, इसके अंदर काम कर रहे होते तो इसको बड़ा कर लेते। तो अपने मुताबिक बस क्वाड्रेंट्स को शो कर देते हैं ताकि देखने वाला समझ सके कि पूरा क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट के अंदर कहाँ पे काम किया जा रहा है। तो ये पी क्यू पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ। ये मैंने मिला दिए। अब मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी है या फिर इस P से Q तक का डिस्टेंस मालूम करना है, तो वो कैसे मालूम करूँगा? तो अच्छा, एक कुछ चीज़ और भी मैं यहाँ बताऊँगा जो कि एक्स्ट्रा तो नहीं होगा। किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर अगर पैरेलल लाइन होती है, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 पॉइंट होते हैं। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट यहाँ होता और एक पॉइंट यहाँ होता, और ये इसका नाम भी रख देते हैं कोई समझाने के लिए। अगर मैं इसका नाम रख देता S, इसका नाम रख देता T, और मैं यानी इसका डिस्टेंस अगर हमने मालूम करना होता तो फिर हमें इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं थी। वो इसलिए बिकॉज ये सीधी सी बात है, इसको हम इजीली मालूम कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट्स के अंदर इधर आप लोगों को याद होगा नाम लिखे जाते हैं, या सॉरी नंबर लिखे जाते हैं, 4, 5, 6, 7। और फिर हम क्या करते, फिर सिंपल हम ये करते कि इतनी लेंथ के अंदर से, जैसे एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, हम क्या करते इस वाली लेंथ के अंदर से, ठीक है, इतनी लेंथ माइनस कर देते। जब इतनी लेंथ माइनस कर देते तो ये वाली लाइन की ये वाली लेंथ जो है हमें और यानी इजीली मालूम हो जाती। तो इसलिए यानी कि कभी भी क्वाड्रेंट्स के अंदर जो पैरेलल लाइंस होती हैं एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, तो उनको मालूम करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ फार्मूले की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है, जब इसको मिटा देता हूँ फालतू चीज़ों को, जब हम ऐसे 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ना हो, ठीक है, उस वक्त हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ तक बात हो गई। अब कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और लेंथ मालूम कर लेंगे। सबसे पहले अब आप लोगों को जानना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, तो थोड़ी सी उस पर भी बात कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि कोई भी राइट ट्रायंगल हो, मिसाल के तौर पे एक राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है, उसे राइट ट्रायंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, बनानी नहीं आई मुझे सही तरह, इसकी लाइन बड़ी है, थोड़ी सी छोटी करता हूँ, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। मिसाल के तौर पे ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये बेस कहलाती है हमारी, ये परपेंडिकुलर कहलाते हैं इसको, ठीक है, वैसे मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं इसके, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की खास बात ये होती है कि इसमें हाइपोटेनस जो है वो मालूम किया जा सकता है। यानी कि हाइपोटेनस थ्योरम को अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बयान करूँ तो हाइपोटेनस का स्केयर जो होता है वो किसके बराबर होता है? बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है इसके, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर पिक्चर में देखें तो हमें पता चल सकता है कैसे। अगर मैं इसको ये यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, ठीक है, और यहाँ पे भी एक लाइन खींच दूं, और तो बेसिकली अब ये राइट ट्रायंगल हो गई,
ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो अब यानी कि पाइथागोरस साहब क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं या ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास हाइपोटेनस एक तरफ है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, बेस है, इसका स्क्वायर ले लो, और उसके बाद परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर ले लो, और इन दी एंड तो आप हाइपोटेनस की लेंथ मालूम कर सकते हो। कैसे? मैं इधर भी अंडर रूट ले लूँगा और इधर भी ले लूँगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा इधर, इधर बच जाएगा बी होल का स्क्वायर प्लस पी होल का स्क्वायर। इस हिस्से को अब मैं सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाइपोटेनस, यानी कि ये हमारा हाइपोटेनस था, ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है इसके ऊपर वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम और आगे कहानी शुरू करते हैं। तो हमने P और Q की लेंथ मालूम करनी है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो इसके लिए हमने, जैसे मैंने बताया, इसको हम राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमने राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। एक का नाम P है, एक का नाम Q है, इसका नाम रख लेते हैं हम यहाँ पर N। ठीक है। अब आप लोगों को बताया कि क्वाड्रेंट्स के अंदर जो पोजीशन होती है, जैसे पॉइंट P की पोजीशन है, इसको भी हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, Q को भी और N को भी। तो लेट्स सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिखता हूँ यहाँ पर x1 P के, और एक का नाम x1 रख दो, तो दूसरे का नाम y कोऑर्डिनेट का नाम हम रख देते हैं y1। ठीक है। उसके बाद Q का नाम हम क्या रखें, Q का नाम अगर उसका नाम x1 रखा था तो इसका नाम x2 और y2 रख देते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। यानी ये बेसिकली ये क्या है, ये इनकी पोजीशन है कि किस जगह पे मौजूद है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। आगे अगर चलें तो अगर n कोऑर्डिनेट्स के अगर नाम रखने हो तो ये यहाँ पे नाम कितने आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ तक जो है उसके डिस्टेंस को x एक्सिस पे x2 से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इस लाइन को मैं लंबा ले आऊँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, x2 हो गया। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस यानी यहाँ पर है x एक्सिस पे, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है। तो इसलिए मैं n के n एक्सिस को यहाँ पर लिख दूंगा x2 से। ठीक है, इसी तरह अब अगर y एक्सिस पे कितनी लेंथ होगी या क्या वैल्यू आएगी, तो जो y की वैल्यू यहाँ है वो यहाँ पे आ जाएगी। बिकॉज आप देखिए कि जितनी हाइट यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट की है नीचे से, उतनी ही हाइट n पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए y एक्सिस पे हम यहाँ पे लिख देंगे y1। ठीक है, और बाकी इसको मैं और डिटेल से अभी मैं बताता हूँ, पहले वैल्यूज लिख लूँ। ये आ गया y1। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे आया। मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ क्योंकि आपकी बुक में जो है नाम लिखे हुए हैं, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कलर चेंज करके लिखूँ या ऐसे ही चेंज करके लिख देता हूँ। बुक में ब्लैक कलर से ही है, लेकिन आपको कलर चेंज करने का मकसद ये है कि आपको पता चले। तो इस रेड लाइन को मैंने नाम दे दिया y2 का, जिसका डिस्टेंस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक का होता है। ठीक है, और इसके अलावा इस लाइन को मैंने नाम दे दिया y एक्सिस पे किसका, दोबारा से डालते हैं y1 का। ठीक इसी तरह इस पॉइंट पे x एक्सिस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक को मैं नाम दे दूंगा x1 का, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का नाम x1 है। और ठीक इसी तरह अगर और आगे चले तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x एक्सिस पे, ठीक है, यानी ये वाला यहाँ तक का, तो ये कितना है, इसको हम नाम दे देते हैं x2 का। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि x2 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का फासला x2 है। ठीक इसी तरह अगर y2 की बात करें, यहाँ पे y2 क्यों है, क्योंकि y एक्सिस पे, यानी कि अगर यहाँ से दिखाऊं y एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो y2 है। इसी तरह अगर मैं बात करूं इधर y1 क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का y एक्सिस पे फासला जो है वो कितना है, वो y1 है। जिन्होंने कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से समझा हुआ उनके लिए समझना आसान होगा, इसीलिए मैथ में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए अगली क्लासेस में, ताकि आसानी हो। अब जो है आसानी के साथ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसकी लाइन थोड़ी सी ब्लैक कर दूं ताकि आपको पता चले कि ये हमारी हाइट है और ये हमारी नीचे वाली बेस है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है,
पाइथागोरस यहाँ पे मैं साथ साथ करता जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके मुताबिक क्या होता है कि हाइपोटेनस, जो कि हाइपोटेनस कौन सा है यहाँ पे अगर देखूँ तो ये वाला है पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा पी क्यू। ठीक है, और इसके ऊपर लाइन डाल दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन पी क्यू की बात की जा रही है। तो हाइपोटेनस का स्केयर बराबर होता है किसके? वो बराबर होता है बेस होल का स्केयर। तो बेस कौन सी है यहां से यहां तक, वो क्या है? पी एन। कलर चेंज करके दिखाता हूं, यानी यहां से यहां तक है पी एन, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा पी एन, लाइन पी एन और होल का स्केयर, फिर दरमियान में सॉरी नज़र नहीं आ रहा आपको, ये सब नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ये वाला। और इसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है? क्यू और एन से। तो इसलिए यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो है इधर लिख लूँगा क्यू और एन और होल का स्केयर। तो ये हमारे पास पूरा फार्मूला हो गया पाइथागोरस थ्योरम का। और इनके नाम जो है वो हमने इसके अकॉर्डिंग लिख दिए। अब हमारे पास क्या चैलेंज है कि हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है कि ये किसके बराबर हैं। तो वैल्यूज पुट करूँ तो अब हमें पिक्चर साथ साथ देखनी होगी। तो ऊपर करूँ तो सबसे पहले ये पी क्यू जो है ये किसके इक्वल है? ये है इक्वल, आपको नजर आ रहा है डी के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी होल का स्केयर। उसके बाद पी एन जो है ये किसके इक्वल है? अगर इसको देखूं तो पी एन को, तो ये हमारा जो है ग्रीन कलर से, अब मैंने कलर चेंज कर लिया, पी एन है। तो ये वैल्यू किसके बराबर बराबर हो गया? अब आप गौर से देखिए, यहां से यहां तक का, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा, नीचे दिखाता हूं, यानी कि इधर से इधर तक का फासला ये किससे रिप्रेजेंट किया है? ये हमने x2 से रिप्रेजेंट किया है। और इधर से इधर तक का फासला हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? x1 से। तो अगर मैं x2 से, ठीक है, ये थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, x2 से x1 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस कितना हासिल होगा? वो हासिल होगा यानी ये वाला। ठीक है, और यही डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक है। तो बेसिकली पी एन जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। और ये हमें कब मालूम होगा? ये हमें मालूम होगा, अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। इसको पीछे कर लेते हैं। ये मालूम होगा x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल जिसे मॉड कहा जाता है वो डाल देंगे। ये क्यों लगाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी इस पे ध्यान दीजिए। तो पता क्या चला? पता ये चला नीचे, एक तो ऊपर नीचे में, कि पी एन जो है वो किसके इक्वल है? पी एन इक्वल है हमारे पास x2 माइनस वन, थोड़ी लिखना था यहाँ पर, लिखना था x1, सॉरी, ये अब मॉड आ जाएगा। ठीक है, और ये क्यों? क्योंकि इतने में से जब इतना निकाल दोगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बन जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही वाई एक्सिस पे कर लेंगे। अब वाई एक्सिस यानी कि Q और N, ठीक है, पहले यहाँ लिख देते हैं पी एन किसके इक्वल है वो नीचे, ताकि आप लोगों को साथ साथ चलता है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा x2 माइनस x1 और ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल, और इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी स्केयर है तो इधर भी स्केयर आ जाएगा। आगे आ गया प्लस। अब क्यू एन की तरफ चलते हैं। क्यू एन की तरफ अगर चलूँ तो अब आप देखिए, मुझे लेंथ मालूम करनी है इधर से इधर तक की। तो इधर से इधर लेंथ कैसे मालूम होगी? आपको पीछे करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है? वो हमारे पास आप देख सकते हो y2 है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है? वो यहां पे आप देख सकते हो y1 है। तो y2 में से y1 निकाल दोगे तो इसको कैसे लिखूंगा, या निकाल दोगे तो आपके पास कौन सी लाइन बचेगी? आपके पास बच जाएगी यहां से यहां तक की लाइन। और आप देख सकते हो कि यही लाइन जो है पी क्यू के बराबर है। तो बेसिकली इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब इस सारे को रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि y2 में से अगर हम माइनस कर दें y1 तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ लाइन आ जाएगी वो यही होगी क्यू एन, जो कि रिक्वायर्ड है या हमने मालूम करनी है। तो इसको भी यहाँ से ये ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y2 माइनस y1, और यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल जिसे मॉड कहा जाता है, और यहाँ पे स्केयर। अच्छा, अब यहाँ पे
ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि ब्रैकेट क्यों नहीं आई, जैसे x2 माइनस x1 के आसपास ब्रैकेट्स क्यों नहीं आई, ये सवाल पैदा होता है। तो देखिए मॉड का मतलब जैसे 5 के आसपास अगर मैं मॉड लगा दूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल लगा दूंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी इसका आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब जैसे x2 माइनस x1 के आसपास लाइन लगा दी तो इट्स मीन जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो जब किसी भी नंबर या किसी भी चीज का आंसर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही आए तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में उस चीज के आसपास हम इस तरह के दो लाइंस डाल देते हैं जिन्हें मॉड कहा जाता है। तो क्योंकि डिस्टेंस यानी फासला जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, फासला कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आसपास जो है इस तरह के मॉड के लाइन डाल देते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू में डिस्टेंस लिखते हैं क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो इस सारे को हम मिटा देते हैं क्योंकि अब हमें मॉड की भी समझ में आ गई। और आगे अगर चलें तो अब इस क्योंकि हमें हाइपोटेनस मालूम करने, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लूंगा। जब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, ले लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर और इधर x2 माइनस x1 और ये ऐसे प्लस y2 माइनस y1 और ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जब भी स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस का सिंबल भी आ जाता है। तो इन दी एंड डी किसके इक्वल आ जाएगा, डी आ जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट के बाद यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 और ये होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ये होल का स्क्वायर, और इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। और ये जो d यानी जिसके बराबर आया है यही हमारा कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमारा टॉपिक था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस फार्मूला, ऊपर आप देख भी सकते हो, ये रहा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये कैसे मालूम करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से कोशिश मैंने पूरी की है कि हर चीज़ समझाऊं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करने के स्टेप्स बता दूंगा कि अगर क्वेश्चन ही ये आ जाए कि डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करके दिखाओ तो आपको कैसे दिखाना होगा या कौन से स्टेप्स डालने होंगे। तो सबसे पहले आप यानी कि हेडिंग लिख लेंगे अपनी जो क्वेश्चन की होगी, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंडिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया, और उसके बाद ये फिगर जो है आपकी बुक में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हो या जहाँ पर भी ये टॉपिक दिया गया वहाँ पर भी होगी, या फिर इसी पिक्चर को आप समझ के खुद से बना सकते हो। नीचे चलें तो नीचे सबसे पहले फिर मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी, लेट दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है ना, एक P और एक Q, तो इसको स्टेटमेंट के सूरत में मैंने लिख दिया। पढ़ के एक बार बता देता हूँ, लेट P जिसको x कोऑर्डिनेट्स के x1 और y1 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, बी टू पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन, देन ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि अगर ये दो हो तो उसके बाद हमने एक ट्राइंगल बना दी तीसरा पॉइंट डालने के बाद पी क्यू आर की। ठीक है, तो आई होप कोई घुमा फिरा के बात नहीं है, ये पूरी लाइन आपको समझ में होगी कि बस स्टेटमेंट की सूरत में इसे लिख लिया। उसके बाद हमने पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, ऊपर देखें तो पी क्यू डी के इक्वल है तो वो लिख दिया। पी एन जो है वो किसके इक्वल है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ड्राइव करके दिखाया है, ये हमारा P है, ये हमारा N है और ये बराबर आ गया x2 माइनस x1 के। इसी तरह क्यू एन जो है वो किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 के, तो आप यहाँ पे लिख देंगे y2 माइनस y1। तो इस तरह से आपने तीनों लाइनें भी लिख ली। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हेडिंग डाली बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हाइपोटेनस जो कि पी क्यू के इक्वल था और बेस इसके इक्वल थी और परपेंडिकुलर इसके इक्वल था, तो इनकी जगह इसकी वैल्यूज पुट की। पी क्यू डी के इक्वल था तो यहाँ पे देखिए आप डी स्क्वायर डाल दिया। पी एन इसके इक्वल था तो यहाँ पे यही पुट कर दिया, और साथ में स्क्वायर था तो स्क्वायर पुट कर दिया। क्यू एन की जगह क्यू एन की वैल्यू डाल दी और स्क्वायर था तो स्क्वायर पुट कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ जो है हमने स्क्वायर रूट लिया और इधर कैंसिल हो गया और इधर स्क्वायर रूट बाकी रह गया, और इन दी एंड यही हमारा फार्मूला बन गया। तो इस तरह से आप ये स्टेप्स डालने के बाद अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। और ये भी लिख भी दीजिएगा, सिंस डी इज़ ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, यानी कि डी जो है यानी डिस्टेंस जो है हमेशा
ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो एक आसान सी बात है कि कोई भी डिस्टेंस ज़ीरो से बड़ा होगा तभी तो मालूम किया जाएगा, अदर तो वो मालूम नहीं किया जाएगा। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की हर चीज़ को समझाने की, और आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर कुछ गलती हो गई हो या कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।